एपिसोड 5 के फर्स्ट सीन में हम सतोरू को स्कूल से कायो के घर की तरफ भागते हुए देखते हैं। वो घर का दरवाजा जोर से खटखटाता है, लेकिन शायद घर में कोई नहीं होता। उसके बाद वो घबराते हुए स्टोर रूम को खोल कर देखता है, लेकिन वहां पर भी कायो नहीं होती। तभी वो नोटिस करता है कि स्टोर रूम से किसी के पाँव के निशान बाहर जा रहे हैं, जिन्हें देखकर वो अपने मन में कहते हैं पक्का ये किसी आदमी के रबड़ के जूतों के निशान हैं। उसके बाद हम सतोरू को रोते हुए देखते हैं, क्योंकि आज मार्च 3 को कायो गुमशुदा हो चुकी थी। के बाद हम 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहां सदोरू की मॉम अपने पुराने कलीग के साथ बात कर रही होती है। वो आदमी एक टीवी रिपोर्टर होता है और उसका नाम माकोतो था। और यहाँ हमें पता चलता है कि पहले सदोरू की मॉम भी एक रिपोर्टर हुआ करती थी। तब वो आदमी सदोरू के मॉम के साथ काम किया करता था। वो आदमी सदोरू की मॉम को कहते हैं पड़ोस के शहर में भी ऐसे ही घटना हुई थी और वहाँ किडनैपर को जल्दी पकड़ लिया गया था। जिस पर सतोरू की मॉम कहती हैं मैं नहीं चाहती हूँ कि सतोरू इस तरह की भयानक यादों के साथ बड़ा हुए। नेक्स्ट सीन में हम सतोरू को उसकी क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ उसके टीचर सभी बच्चों से झूठ बोल रहे होते हैं कि कायो बिल्कुल ठीक है और वो अपनी ग्रैंड माँ के यहाँ चली गई है, इसलिए वो अब से यहाँ पढ़ने नहीं आया करेगी। मिस्टर याशिरो इसलिए झूठ बोल रहे होते हैं कि वो और बाकी सारे टीचर ये नहीं चाहते थे कि सारे बच्चे घबरा जाएं। साथ ही हम देखते हैं कि पुलिस कायो की मॉम को ये अपराधी मान रही थी और उनसे पूछताछ कर रही थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि कायो के किडनैप होने के 6 दिन बाद पड़ोस वाले शहर से एक और लड़की गायब हो गई। सतोरू मन में खुद को कहता है कि चीजें सिर्फ आगे पीछे हुई, बाकी हो तो वही कुछ रहा है जो समय में पहले भी हुआ था। ऐसा करते करते 10 दिन गुजर गए होते हैं और ना ही कायो का और ना ही कायो के किडनैपर का कुछ पता चला होता है। स्कूल की तरफ जाते जाते सतोरू कायो की मॉम को एक कचरे का बैग बाहर फेंकते हुए देखते हैं। पास जाने पर वो देखता है कि उस थैले के अंदर तो ऊन के दस्ताने होते हैं। शायद ये वही गिफ्ट था जो कायो सतोरू के लिए बना रही थी, लेकिन इन्हें देने का प्रॉमिस वो बदकिस्मती से पूरा नहीं कर पाई। ये देखकर वो बहुत जोर से चीखने लगते हैं और डरते हुए वहां से भागते हैं। तभी अचानक वो खुद को 2006 में पाता है, यानी कि वो अपने सही समय में वापस आ गया होता है। तभी वो देखता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला होता है, सब वैसे का वैसे ही होता है। उसकी मॉम भी मरी पड़ी होती है और उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। वो अपने मन में कहता है कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना बदल सका, ना मैं काया को बचा सका और ना मैं अपनी मॉम को। उसके बाद वो वहां से किसी तरह छुप छुप के भागता है और एक ब्रिज के नीचे पहुंचता है और डब्बे में छुप जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि जब मैं अपने रूम में पहुंचा था तब मेरी मॉम की डेड बॉडी के आसपास कहीं भी उनका फोन नहीं था। इसका मतलब ये हो सकता है कि उस फोन में किलर से रिलेटेड कुछ प्रूफ थे, इसलिए वो फोन किलर अपने साथ ले गया। के बाद इसे बहुत भूख लगती है, इसलिए वो एक कैफे में जाता है, जहाँ पर इसे अपने बॉस की कॉल आती है। अगले सीन में सतोरू अपने बॉस के घर पे होता है। शायद उसके बॉस को इस बात की खबर नहीं होती कि सतोरू ने अपनी मॉम का मर्डर कर दिया है, इसीलिए तो उसके बॉस ने उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट किया होता है। इसके बाद सतोरू का बॉस अपने घर से बाहर कोल्ड ड्रिंक लेने जाता है। तभी सतोरू टीवी में देखता है कि उसके बारे में तो टीवी में न्यूज आ रही होती है। उसके बाद वो घबराते हुए खिड़की के बाहर देखता है तो उसे लेने तो पुलिस आई होती है और वो पुलिस सतोरू के बॉस ने बुलाई होती है। मतलब ये सब सतोरू के बॉस की सतोरू को पकड़वाने की एक चाल थी। उसके बाद वो वहां से छुप छुप कर भागता है और एक जगह पर गिर जाते हैं और अपने सामने कातागिरी को देखता है। कातागिरी उसका फोन स्विच ऑफ करती है और उसे कहती है तुम बेवकूफ हो जो तुमने फोन ऑन करके रखा है, पुलिस तुम्हें जीपीएस से ट्रैक कर सकती है। इसके बाद कातागिरी उसे अपने साथ चलने को कहती है और सतोरू उसके साथ उसके घर चला जाता है। उसके बाद सतोरू कातागिरी से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, जिस पर वो उसे कहती है अरे बेवकूफ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी मॉम को मार ही नहीं सकते, क्योंकि उस दिन मैं तुम्हारे घर डिनर करके आई हूँ और मुझे तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का रिलेशन अच्छे से पता है कि आपस में कितना अच्छा था। इसके बाद वो कातागिरी के पास वही बुक देखता है जिसमें कायो के किडनैपिंग केस से रिलेटेड न्यूज लिखी हुई थी, जिसे पढ़ने पर उसे पता चलता है कि उसके पास में किए गए एक्शंस की वजह से फ्यूचर सच में बदले हैं। क्योंकि पहले उसमें कायो की 10 साल लिखी हुई थी, लेकिन अब 11 साल लिखी हुई है, यानी कि वो सच में पास्ट बदलने में कामयाब रहा है। अगर उसे एक और मौका मिले तो इस बार वो पूरी तरह से कायो का फ्यूचर ही बदल दे। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ कातागिरी अपने काम पर चली गई होती है और सतोरू उसका स्कूटर लेके एक लाइब्रेरी चला जाता है और वहाँ के पुराने न्यूज़पेपर पढ़ के उसे पता चलता है कि आज से 3 साल पहले एक बच्ची का किडनैप करके मर्डर हुआ और जिसे उसके मर्डर के जुर्म में सजा हुई वो मरते दम तक यही कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ। दूसरी तरफ हम सतोरू के बॉस को किसी
आदमी से बात करते हुए देखते हैं, लेकिन उस आदमी का चेहरा हमें नहीं दिखता। अभी यहाँ पर कादागिरी आ जाती है और वो अपने बॉस को कहती है, आज मैंने यहाँ का सारा काम खत्म कर दिया है और अब मैं अपने घर जा रही हूँ। चलो ठीक है, तुम घर जाओ, लेकिन ये तुम पिज्जा किसके लिए ले जा रही हो? कुछ खास नहीं, बस मेरी एक दोस्त घर आई हुई है तो ये मैं पिज्जा उसी के लिए ले जा रही हूँ। इसके बाद कातागिरी अपने घर जाने लगती है और हम देखते हैं कि वो आदमी उसे जाते वक्त पीछे से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कातागिरी का बॉस आ जाता है और वो कातागिरी को कहते हैं, अगर तुम्हें कहीं पर भी सतोरू दिखे तो उसकी मदद जरूर करना और उसे ये बताना कि इस मुश्किल घड़ी में हम सब उसके साथ हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सतोरू छुप छुप के कातागिरी के घर जा रहा होता है। दूसरी तरफ उसका बॉस घर पे नजर रखे हुए था और वो सतोरू को अंदर जाता देख लेते हैं। फिर वो पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कातागिरी आ जाती है और उसका फोन छीनकर गुस्से में तोड़ देती है और साथ ही में उसे जोर का मुक्का मारकर कहती है। कि ये है तुम्हारी हेल्प। उसका बॉस उसे कहता है कि बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। इस पर कातागिरी कहती है, अगर सच में तुम्हें मेरी परवाह है तो ये सब प्लीज पुलिस को मत बताना, वरना मैं और मेरी पूरी फैमिली इस केस में फंस जाएंगे। उसके बाद कातागिरी सतोरू को छुपाकर उसी ब्रिज के नीचे चली जाती है, क्योंकि कातागिरी को शक था कि कहीं पुलिस उसके घर न आ जाए। वहाँ पर सतोरू आयरिस से पूछता है कि हम इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है, फिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? जिस पर आयरी बताती है कि बचपन में मेरे मामू पर भी एक दुकानदार ने चोरी का इल्जाम लगा दिया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, पर किसी ने भी उनकी बातों पर एतबार नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें 3 महीने का सस्पेंशन झेलना पड़ा और साथ ही में लोगों से कई ताने भी, जिससे तंग आकर वो अपनी जॉब और अपनी वाइफ को छोड़कर चले गए। तो इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें कैसा फील होता है जब तुम सही हो लेकिन फिर भी तुम पे कोई झूठा इल्जाम लगाते। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन अगर तुम पे एतबार करने वाला कोई एक भी है तब भी तुम कभी अकेले नहीं होते। और इसके बाद कातागिरी सतोरू के लिए खाना लाने के लिए अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसके बॉस ने पुलिस नहीं बुलाई होती। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और वो देखती है कि वो मैसेज सतोरू की मॉम के फोन नंबर से आया होता है और उस मैसेज में लिख रखा होता है, मैं सतोरू हूँ, तुम जहाँ पर भी हो वहीं रहो। तभी आयरी नोटिस करती है कि उसके दरवाजे के बाहर से धुआं आ रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, खुद को आग से घिरा हुआ पाती है, क्योंकि उसके पूरे घर में आग लग चुकी होती है और धुएं की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे खत्म हो